रात के 2 बजे के बाद ये दुनिया इंसानों की नहीं रहती। हम लोग जो सिटीज़ में रहते हैं, हमें लगता है कि स्ट्रीट लाइट्स और सोसाइटी के वॉचमैन हमें बचा लेंगे। पर कभी सोचा है उनके बारे में जो इन सिटीज़ को ज़िंदा रखते हैं? वो ट्रक ड्राइवर्स जो हज़ारों किलोमीटर लंबा सफ़र तय करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हमारी सुबह की चाय का दूध और हमारे घर का राशन टाइम पर पहुंच सके। ट्रक चलाना सिर्फ एक जॉब नहीं है, कई बार ये एक सज़ा बन जाती है। जब आप लगातार 15 घंटे स्टीयरिंग व्हील पकड़कर बैठे होते हैं और आपके आगे सिर्फ हेडलाइट्स की रोशनी में चमकती हुई वाइट लाइन, तो दिमाग आपके साथ खेलने लगता है। नींद आती है, थकान होती है, पर कभी कभी हाईवे पर जो दिखता है वो नींद का धोखा नहीं होता। इंडिया के हाईवेज पर हज़ारों जगह ऐसी हैं जहां जीपीएस काम नहीं करता, जहां सदियों पुराने जंगल हैं और ऐसी कच्ची सड़कें हैं जिनकी मिट्टी में आज भी खून की महक आती है। इन रास्तों पर अकेले सफ़र करने वाले ड्राइवर्स ऐसी ऐसी चीज़ें देखते हैं जिनका जिक्र वो अपने बीवी बच्चों से भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कोई उन पर विश्वास नहीं करेगा। लोग कहेंगे, अरे सस्ते नशे करके गाड़ी चला रहा होगा, लेकिन सच्चाई कुछ और है। आज प्रेत पास्ता पर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ 5 ऐसी सच्ची घटनाएं, 5 ऐसे ट्रक ड्राइवर्स के एक्सपीरियंस जिन्होंने हाईवे के अंधेरे में अपना सबसे बुरा खौफ देखा। अपने हेडफोन्स पहन लीजिए, लाइट्स बंद कर लीजिए और चलिए एक ट्रक राइड पर। मेरा नाम बलविंदर है। मैं और मेरा दोस्त सतीश दोनों हैवी ड्यूटी ट्रेलर्स चलाते थे। ये बात पिछले साल की है, जब हम लोग मुंबई से गोवा के राउट पर चल रहे थे। मुंबई गोवा हाईवे दिन में चाहे जितना भी खूबसूरत हो, रात में उतना ही मनहूस हो जाता है। एक तरफ गहरे जंगल तो दूसरी तरफ गहरी खाई। हम दोनों दोस्तों का एक रूल था कि हम हमेशा आगे पीछे चलेंगे। कभी मेरा ट्रक आगे होता तो कभी सतीश का। उस टाइम रात के करीब 1:30 बज रहे थे। ट्रक के केबिन के अंदर पुराने कैसेट प्लेयर में कोई हिंदी गाना बज रहा था। मुझे और कोई गाने समझ नहीं आते, या तो पुराने हिंदी गाने या फिर पंजाबी। अचानक मैंने अपने रेयर व्यू मिरर में देखा, सतीश का ट्रक दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने थोड़ी स्पीड कम की। करीब 2 मिनट बाद मिरर में हेडलाइट से डिपर मारती हुई रोशनी दिखी। यह हमारा कोड था कि मैं रुक रहा हूं, तू भी रुक जा। मैंने गाड़ी साइड में लगाई। पहाड़ी रास्ता था, आसपास घुप अंधेरा और झींगुरों की कान फाड़ देने वाली आवाज़। थोड़ी देर बाद सतीश का ट्रक आया और मेरे ट्रक के पीछे आकर रुक गया। मैं विंडो से बाहर देख रहा था। मैंने देखा कि सतीश अपने ट्रक से उतरा और चलते हुए मेरी तरफ आने लगा। मैंने पैसेंजर साइड का दरवाज़ा खोल दिया। सतीश अंदर आकर बैठ गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। क्या हुआ बे, गाड़ी क्यों रोकी? मैंने सतीश से पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस सीधा विंडस्क्रीन के बाहर घूर रहा था। मुझे थोड़ा अजीब लगा। सतीश आमतौर पर बिना 2-4 गाली दिए एक वाक्य भी पूरा नहीं कर सकता था। उसकी ज़ुबान पर हमेशा पान मसाला रहता था, पर आज केबिन के अंदर मिट्टी और सूखे पत्तों की अजीब सी सीलन भरी बदबू आ रही थी, जैसे किसी पुरानी कब्र को खोद दिया गया हो। अरे भाई, बुरा मान गया क्या किसी बात का, या नींद में है? मैंने थोड़ी हंसी करने की कोशिश की। दोस्त का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसने जीएसटी का नोटिस देख लिया हो। एकदम सफ़ेद, पत्थर की तरह सपाट। सतीश की गर्दन धीरे से घूमी। उसकी आंखें एकदम समान थी, एकदम सपाट, न कोई चमक न कोई हरकत। उसने एक ऐसी आवाज़ में बोला जो थी तो उसी की, पर कुछ खोखली जैसी। आगे चलो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सतीश ने पिछले 20 साल में कभी इतनी शांति से बात नहीं की थी, और कैबिन के अंदर अच्छी खासी गर्मी थी, इंजन की गर्मी थी। फिर भी सतीश ऐसे ठिठुर रहा था जैसे बर्फ़ की सिल्ली पर बिठा दिया हो। घबराते हुए मैंने गियर डाला और ट्रक आगे बढ़ा दिया। करीब 10 मिनट तक हम दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। सतीश बस अपनी सीट पर बैठा सीधा देख रहा था। मुझे अब थोड़ा पसीना आने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था
कि मेरे बगल में बैठा इंसान सतीश है या कोई बहरूपिया। तभी मेरा फ़ोन बजा। मैं थोड़ा चौंका और डैशबोर्ड से अपना फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर सतीश का नाम लिखा था। मेरी सांस अटक गई। मैंने अपनी बगल में देखा। सतीश तो मेरे साथ पैसेंजर सीट पर बैठा था, पर उसका फ़ोन उसके हाथ में नहीं था और उसकी आंखें अभी भी सामने थी। उसके होठों पर एक अजीब सी छोटी सी मुस्कुराहट आनी शुरू हो गई थी। खैर, मैंने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया और कान से लगाया। हेलो। लाइन के दूसरी तरफ से सतीश की घबराई हुई आवाज़ आई। बलविंदर, कहाँ है भाई तू? मैं पिछले 20 मिनट से अकेला हाईवे पर खड़ा हूँ। मेरे ट्रक का टायर फट गया था। तू मुझे छोड़ के आगे कैसे निकल गया? इतना सुनते ही मेरा खून जम गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अगर असली सतीश पिछले 20 मिनट से टायर बदल रहा था, तो मेरे बगल में पैसेंजर सीट पर कौन बैठा था? मैंने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। वो चीज़ जो सतीश जैसी दिख रही थी, अब मेरी तरफ देख रही थी। उसकी मुस्कुराहट अब उसके कानों तक फैल चुकी थी। उसके दांत इंसानों जैसे नहीं थे, थोड़े नुकीले और थोड़े काले थे। उसने अपना एक लंबा ठंडा हाथ मेरे हाथ पर रखा और उसी खोखली आवाज़ में बोला, फ़ोन काट दे, फ़ोन पर बात करना खतरनाक है। मैंने आप देखा ना ताव। मैंने चलती गाड़ी का ब्रेक पूरी ताकत से मारा। ट्रक एक झटके से रुका। मैंने ड्राइवर साइड का दरवाज़ा खोला और बाहर कूद गया। पुराने हाईवे के कीचड़ में गिरते ही मैंने उठकर भागना शुरू कर दिया। मैं तब तक भागता रहा जब तक मुझे पीछे से एक टोल प्लाजा की लाइट्स नहीं दिखी। सुबह होने तक मैं वहां गार्ड्स के साथ बैठा रहा। अगले दिन पुलिस के साथ मैं अपने ट्रक तक पहुंचा। ट्रक का केबिन खाली था। पैसेंजर सीट पर बस कुछ सूखे पत्ते और थोड़ी सी मिट्टी पड़ी थी। मैंने उस दिन के बाद रात में हैवी लोडिंग ट्रक चलाना हमेशा के लिए छोड़ दिया। मेरा नाम जगतार है। ये घटना मेरे साथ तब घटी जब मैं अपने ट्रक में पंजाब से हैदराबाद मार्बल की स्लैब्स लेकर जा रहा था। रास्ता लंबा था और मेरा स्केड्यूल एकदम टाइट। ये NH-44 की बात है, जब मैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर वाले जंगल एरिया से गुजर रहा था। रात के करीब 3 बज रहे होंगे। ऐसी मूसलाधार बारिश हो रही थी कि वाइपर तेज चलने के बाद भी सड़क ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। मैं सुबह से ट्रक चला रहा था। भूख ऐसी लग रही थी कि दिमाग अब शट डाउन हो रहा था। हाईवे पर आमतौर पर ढाबे मिल जाते हैं, पर उस रात करीब 50 किलोमीटर से मुझे एक चाय की दुकान भी नहीं दिखाई दी। अचानक घनी बारिश के बीच मुझे आगे रोड के लेफ्ट साइड पर कुछ पीली रोशनी चमकती हुई दिखाई दी। जैसे ही ट्रक थोड़ा पास पहुंचा, मेरी जान में जान आई। एक बड़ा सा ढाबा था। बाहर बड़े बड़े हैलोजन लगे थे और खालसा फैमिली ढाबा का नियॉन साइन बारिश में चमक रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां एक भी ट्रक या गाड़ी पार्क नहीं थी। पूरा मैदान खाली था। पर मैं इतना भूखा था कि मैंने इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने ट्रक ढाबे के आंगन में पार्क किया और लगभग भागते हुए अंदर चला गया। अंदर का माहौल बड़ा अजीब था। वो ढाबा एकदम चमचमाता हुआ था, मानो कल ही खुला हो। प्लास्टिक की लाल कुर्सियाँ, एकदम साफ सुथरे टेबल और काउंटर पर एक सरदार जी बैठे हुए थे, जो 2-3 वेटर्स और इधर उधर घूम रहे थे। पर उनमें से किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। आमतौर पर ढाबों में शोर होता है, बर्तन बजने की आवाज़ होती है, कोई पंजाबी गाना बज रहा होता है, लेकिन यहाँ एकदम सन्नाटा था। सिर्फ बारिश के झमाझम गिरने की आवाज़ आ रही थी। खैर, मैं एक टेबल पर बैठ गया। एक वेटर, जिसकी उम्र करीब 50 साल रही होगी, पर उसने कपड़े किसी छोटे बच्चे वाले पहने हुए थे, मेरे पास आया। सर जी, कुछ खाने को ले आओ, जो भी गरम गरम बनाओ, मैंने थोड़ी थकावट बड़ी आवाज़ में कहा। वेटर ने बिना कुछ बोले सिर हिलाया और चला गया। करीब 5 मिनट बाद वो एक थाली लेकर आया। उसमें तंदूरी रोटी, दाल मखनी और पनीर की सब्जी थी। मैंने जैसा ही पहला निवाला खाया, मेरी भूख और अजीब हो गई।
वो खाना इतना स्वादिष्ट था जैसे मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं खाया था। मैं ऐसे खाने लगा जैसे कई महीनों से भूखा हूँ। खाते खाते मैंने नोटिस किया कि काउंटर पर बैठे सरदार जी और बाकी दोनों वेटर सब अपना काम छोड़कर चुपचाप मुझे घूर रहे हैं और उनकी पलकें भी नहीं झपक रही थी। मैंने सोचा शायद खाते वक्त मैंने ज़्यादा शोर कर दिया है, या फिर ये लोग सोच रहे होंगे कि ये भूखा नंगा कहाँ से आ गया। खैर, खाना ख़त्म करने के बाद मैं काउंटर पर गया। कितने पैसे हुए जी? सरदार जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने एक अजीब सी सड़ी हुई सी मुस्कुराहट दी और अपना हाथ हिलाकर कहा, कोई पैसे नहीं चाहिए। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था, पर मुफ्त का खाना किसको बुरा लगता है। मैंने सोचा निकलने में ही भलाई है। मैं बाहर आया। बारिश अब थोड़ी कम हो गई थी। मैंने ट्रक का दरवाज़ा खोला, अंदर बैठा और डोर लॉक कर लिया। पेट भरा होने की वजह से मुझे ऐसी नींद आई कि मैंने सोचा 1 घंटा यहीं ट्रक में सो लेता हूँ, फिर निकल जाऊँगा। मैंने आंखें बंद की और तुरंत गहरी नींद में चला गया। जब मेरी आंख खुली तो सूरज पूरी तरह ढल चुका था। केबिन के अंदर धूप आ रही थी और अच्छी खासी गर्मी हो गई थी। मैंने अंगड़ाई ली और विंडस्क्रीन के बाहर देखा। मेरा खून मेरी नसों में जम गया। जहाँ कल रात एक चमचमाता हुआ खालसा फैमिली ढाबा था, वहाँ पर अब कुछ नहीं था। सिर्फ एक पुरानी खंडहर हो चुकी बिल्डिंग थी। उसकी छत गिरी हुई थी और दीवारों पर बड़ी बड़ी काई और जंगली बेल उगाई थी। आसपास ना कोई साइन बोर्ड था, ना ही कोई हेलोजन लाइट। ज़मीन पर आग लगने के पुराने काले निशान थे। सालों पहले इस जगह को किसी ने जलाकर राख कर दिया हो, ये कोई भी देखकर बता सकता था। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मुझे याद था कि मैं रात को इसी ढाबे के अंदर चलकर गया था। मैंने अपने पेट पर हाथ रखा। मुझे भूख नहीं लग रही थी, पेट भरा हुआ था। तभी मेरी नज़रें अपने कपड़ों पर पड़ी। मेरी शर्ट के कॉलर पर और ठोड़ी पर जो रात की दाल मखनी की बूंदें गिरी थी, वो दाल मखनी नहीं थी। वो सूखी हुई लाल मिट्टी और मरे हुए कीड़े थे जो मेरे होठों के आसपास चिपके हुए थे। रात को मैंने जो भी पेट भर के खाया था, वो खाना नहीं था, वो उसी खंडहर की मिट्टी थी। मैंने अगले 1 घंटे तक हाईवे पर लगातार उल्टियाँ की। मैंने उस जगह के बारे में बाद में दूसरे ड्राइवर से पूछा। पता चला कि करीब 10 साल पहले उस ढाबे में एक रात आग लग गई थी, जिसमें वहाँ के मालिक और 2 स्टाफ मेंबर्स जिंदा जल गए थे और तब से वो जगह वीरान पड़ी है। जब भी बरसात की अंधेरी रातों में कोई भूखा ड्राइवर वहाँ से गुजरता है, उन्हें वो ढाबा आज भी दिखाई देता है। ये बात उन दिनों की है जब मैं गाजियाबाद से माल भरकर सीधा जयपुर जा रहा था। NH9 पर रात के करीब 2:30 बज रहे थे। मौसम काफ़ी सुहाना था। हल्की हल्की ओस पड़ रही थी और हाईवे पर दूर दूर तक कोई दूसरा वाहन नहीं था। मैं अकेले ड्राइविंग करते करते थोड़ा बोर हो गया था, इसलिए मैंने टेप पर कोई हरियाणवी गीत लगा रखा था। तभी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में मुझे आगे सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखाई दी। अब रात के 2:30 बजे उस सुनसान हाईवे पर, जहाँ से 20 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं था, एक अकेली औरत भरा क्या कर रही थी? मेरा दिमाग थोड़ा भनभनाया। मैंने गाड़ी की स्पीड कम कर दी। जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा, मैंने साइड मिरर में देखा। उस औरत ने सिर से लेकर पांव तक एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था और उसने हाथ उठा रखा था, जैसे लिफ्ट मांग रही हो। मैंने मन में कहा, चल भाई राजू, आज भूत प्रेत का कोटा पूरा कर ले। मैंने ट्रक रोकने की बेवकूफ़ी नहीं की। मैंने अगला गियर डाला और ट्रक को भगा लिया। लेकिन 2-3 किलोमीटर आगे जाने के बाद जब मैंने फिर से साइड मिरर में देखा तो मेरी रूह कांप गई। वो औरत अब सड़क पर नहीं थी। वो औरत मेरे ट्रक के ठीक पीछे जो लोहा ढकने वाला तिरपाल होता है, उसको पकड़कर लटकी हुई थी। उसके हाथ तिरपाल की रस्सी को पकड़कर झूल रहे थे और उसके पैर हवा में थे।
ट्रक करीब 60 की स्पीड पर चल रहा था और वो हवा में झूलते हुए सीधे मेरी केबिन की खिड़की की तरफ झांक रही थी। मैंने घबराकर हॉर्न पर हाथ रख दिया। मैंने खिड़की का शीशा थोड़ा सा नीचे किया और गुस्से में चिल्लाया, नीचे उतर वरना पुलिस बुला लूंगा। अब डर में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। खैर, जैसे ही मैंने शीशा नीचे किया, केबिन के अंदर एक ऐसी सड़ी लाश की बदबू भर गई कि मेरा दम घुटने लगा। उस औरत ने अपना चेहरा उठाया और खिड़की के अंदर देखा। उसकी आंखें नहीं थी, आंखों की जगह बस 2 बड़े बड़े गड्ढे। उसने अपने होठ खोले और एक ऐसी आवाज़ में बोली जो किसी औरत की नहीं बल्कि किसी मरे हुए जानवर की लग रही थी, गाड़ी रोक ले, बहुत ठंड है। मैंने बिना एक सेकंड गंवाए स्टीयरिंग को ज़ोर से काटा और एक्सेलरेटर पर पांव रख दिया। ट्रक एक झटके से आगे बढ़ा। मैंने झटके से शीशा ऊपर चढ़ाया और पीछे मुड़कर देखा। पीछे कोई नहीं था, त्रिपाल अब खाली था। लेकिन उस दिन के बाद से जब भी मैं उस रास्ते से निकलता हूँ, मुझे हमेशा ऐसे लगता है जैसे कोई मेरे ट्रक के पीछे लटका हुआ मेरा इंतज़ार कर रहा है। ये किस्सा मेरे साथी ड्राइवर मंगत राम का है। मंगत भाई एक बड़ा पक्का खिलाड़ी है, कभी नहीं डरता। पर एक बार राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में उसके भी पसीने निकल गए थे। बात गर्मियों की है। मंगत जैसलमेर से बाड़मेर की तरफ जा रहा था। रात का समय था। चारों तरफ रेत ही रेत और बबूल के पेड़। कोई आबादी नहीं, कोई पेट्रोल पंप नहीं, बस एक सीधी डामर की सड़क और ऊपर चांद की हल्की सी रोशनी। रात के 3 बज रहे थे। मंगत को अचानक महसूस हुआ कि सड़क का किनारा कुछ जाना पहचाना लग रहा है। थोड़ा आगे चला तो बाईं तरफ एक मील का पत्थर आया जिस पर लिखा था जैसलमेर 39 किलोमीटर। मंगत ने सोचा, अरे यार, मैं तो कब का जैसलमेर पीछे छोड़ आया हूँ, तो ये बोर्ड यहाँ कैसे आ गया। पर उसने ध्यान नहीं दिया। सोचा शायद रास्ता भूल गया होगा या गलती से किसी दूसरे रूट पर आ गया होगा। उसने ट्रक की स्पीड बढ़ाई। ट्रक लगातार भागता रहा। लगभग 20 मिनट तक ट्रक चलाने के बाद सड़क के किनारे फिर से एक माइलस्टोन आया और उस पर लिखा था जैसलमेर 39 किलोमीटर। मंगत का माथा ठनका। उसने अपना जीपीएस ऑन किया पर स्क्रीन एकदम ब्लैक थी, कोई सिग्नल नहीं। उसने गाड़ी रोकी और नीचे उतरा। चारों तरफ भयंकर सन्नाटा था। ना कोई हवा चल रही थी, ना कोई आवाज़ थी, बस रेतीली हवा का एक हल्का सा झोंका था। तभी उसे दूर से किसी के चलने की आवाज़ आई। रेत पर कोई पैर रख रहा था। मंगत ने अपनी टॉर्च जलाई और रोशनी आगे की तरफ फेंकी। रोशनी के दायरे में एक आदमी दिखाई दिया। वो आदमी अर्धनग्न था। उसके शरीर पर जगह जगह खून के सूखे धब्बे थे और वो रेगिस्तान की उस जलती हुई रेत पर नंगे पांव चल रहा था। उसके हाथ में लोहे की एक भारी रॉड थी जिसे वो सड़क पर घसीटता हुआ आ रहा था। रॉड के सड़क पर घिसने से हल्की हल्की चिंगारियां निकल रही थी। मंगत भाई की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो एक झट से ट्रक के अंदर कूदा, दरवाज़ा लॉक किया और सेल्फ मारा। ट्रक स्टार्ट हुआ और उसने पूरी ताकत से गियर डाला। लेकिन अजीब बात यह हुई कि ट्रक आगे बढ़ने की बजाय एक ही गोल घेरे में घूमने लगा। सड़क सीधी नहीं थी, वो अब एक गोल चक्रव्यूह बन गई थी। वही मील का पत्थर बार बार घूमकर सामने आ रहा था। जैसलमेर 39 किलोमीटर। मंगत ने अब डर के मारे हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया और अपनी आंखें बंद करके बस एक्सेलरेटर दबाए रखा। वो लगभग आधे घंटे तक उसी अंधेर चक्कर में घूमता रहा। अचानक एक जोर का झटका लगा, जैसे किसी ने गाड़ी को पीछे से खींच लिया हो। आंख खुली तो सामने पक्की सड़क थी और दूर एक पेट्रोल पंप की लाल बत्ती चमक रही थी। मंगत ने जब पेट्रोल पंप पर पहुंचकर अपने ट्रक के पिछले टायरों को देखा तो उसके होश उड़ गए।
टायरों पर लोहे की रॉड से काटे जाने के गहरे निशान थे और रिम पर खून चिपका हुआ था। मेरा नाम श्यामवीर है। ये कहानी मेरी अपनी है। इसे सुनकर आपको समझ आ जाएगा कि हम ट्रक वाले रातों में भगवान को क्यों याद करते हैं। ये बात झारखंड के धनबाद से रांची वाले पुराने रास्ते की है। रात के करीब 3 बज रहे होंगे। बारिश अभी भी रुकी थी और सड़कों पर भाप उठ रही थी। मैं भारी लोड के साथ चल रहा था और आंखें नींद से लाल हो चुकी थी। अचानक मुझे आगे सड़क पर एक बड़ा सा टोल प्लाजा दिखाई दिया। ये कोई नया टोल प्लाजा लग रहा था क्योंकि चारों तरफ बढ़िया एलईडी लाइट चल रही थी और हरी लाल पट्टियां चमक रही थी। मुझे बड़ा अजीब लगा क्योंकि इस पुराने रास्ते पर तो कोई टोल नहीं था। मैंने मन ही मन सोचा, ये सरकार ने फिर कोई नया टोल बना दिया। टोल पर 3 से 4 लेन थी पर एक भी गाड़ी नहीं खड़ी थी। बूम बैरियर नीचे गिरा हुआ था। मैंने अपने ट्रक को एक लेन में लाकर रोका। केबिन की खिड़की नीचे की तो देखा कि कांच के केबिन के अंदर एक आदमी बैठा है। उसने खाकी रंग की वर्दी पहन रखी है पर उसका कैप उसने काफ़ी नीचे खींच रखा था जिससे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। मैंने कहा, अरे भाई जल्दी पर्ची काट। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना हाथ खिड़की से बाहर निकाला। उसका हाथ बहुत अजीब था, मानो एक हड्डियां का ढांचा जिस पर नीली और हरी नसें उभर आई थी। उसके नाखून काफ़ी बड़े बड़े और काले थे। उसने हाथ में पर्ची नहीं बल्कि लोहे का एक सिक्का पकड़ रखा था। पैसे नहीं चाहिए, बस सिक्का दे दो। एक भारी गूंजती हुई आवाज़ अंदर से आई। मेरा माथा ठनका। मैंने कहा, अरे भाई पैसे ले और पर्ची काट, ये क्या मजाक कर रहा है। उसने अपना सर उठाया और बाहर देखा। उसका चेहरा देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। उसके चेहरे की चमड़ी जली हुई थी, एक आंख बाहर लटक रही थी। ये टोल पैसे से नहीं खुलता। यहाँ से गुजरने के लिए या तो किराया देना पड़ता है या फिर जान, उसने हंसते हुए कहा। मैंने बिना एक सेकंड सोचे गियर डाला और ट्रक को सीधा उस लोहे के बैरियर पर दे मारा। लोहे का बैरियर टूटकर हवा में उड़ गया। मैंने ट्रक पूरी रफ्तार से भगा लिया। पीछे से उस आदमी की भयानक हंसने की आवाज़ आ रही थी। जब सुबह मैं रांची पहुंचा और एक ढाबे पर चाय पीने रुका तो मैंने वहां के एक बूढ़े ड्राइवर को रात वाली बात बताई। बूढ़े ड्राइवर ने चाय का गिलास रखा, मेरी तरफ देखा और एक ठंडी सांस भरकर बोला, बेटा बच गया। वो कोई टोल प्लाजा नहीं था। आज से कई साल पहले वहाँ एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ था जिसमें टोल के सारे कर्मचारी एक ट्रक के नीचे कुचलकर मारे गए थे। आज भी जो ड्राइवर वहाँ रुक जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। आशा करता हूँ आपको आज की कहानियाँ पसंद आई हो। ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए प्रेत पास्ता।